नमस्कार बच्चों, स्वागत है अर्जुन भैया की क्लास में। और आज मैं आपको बीपीएससी का 73वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन करवाने जा रहा हूँ। और आज से हम इंडियन पॉलिटी, जो कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, इसकी शुरुआत करेंगे। और शुरुआत में मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स या फिर पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं शुरुआत उस जगह से करना चाहता हूँ जहाँ से आपको पूरा बेस समझ में आए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, यानी कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया था। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेदों का कलेक्शन नहीं है, या फिर इसमें सिर्फ केवल नियम या फिर रूल्स या कानून की किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक पूरा विजन होता है। विजन का मतलब क्या होता है भैया? विजन का मतलब एक कल्पना, एक सोच, एक दिशा कि हमारा देश आखिर बनेगा कैसे। अब मान लीजिए मैं आपके सामने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रख दूं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रख दूं। इसमें सैकड़ों आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आप मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संविधान क्यों बना? सबसे पहली चीज़ मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, जिस भारत के लिए संविधान बनाया जा रहा था वो भारत कैसा होगा? और तीसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस भारत में रहने वाले नागरिकों को, यानी कि मुझे और आपको, क्या क्या शक्तियाँ मिलेंगी, क्या चीज़ें की सुविधाएं मिलेंगी? और आखिरी सवाल, हमारा जो संविधान है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति कौन देगा? यानी इसका असली मालिक कौन होगा? क्या कोई राजा होगा? क्या ब्रिटिश की पार्लियामेंट होगी? क्या कोई गवर्नर जनरल होगा? या भारत की जनता? आज का पूरा लेक्चर इन्हीं 4 सवालों का जवाब है। और इन 4 सवालों का जवाब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के एक छोटे से हिस्से में मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्रियाम्बल, यानी कि प्रस्तावना। उद्देशिका भी इसे कई लोग बोलते हैं। लेकिन एक बात पहले ही मैं आपको बस समझा देता हूँ, लेकिन इसे सिर्फ आप प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल समझकर मत पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इसे सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं पूछे जाते, कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पूछी जाती है, इंडिया में 1950 में कैसा स्टेट था? कहीं पूछा गया है सोशलिस्ट सबका शब्द का मतलब बताइए। कहीं पूछा गया है वी द पीपल, जो पहले 3 शब्द है प्रियम्बल को, उसका मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए आज हम प्रियम्बल को रटेंगे नहीं, इसकी कहानी समझेंगे। और जब कहानी आपको समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होने लगेंगे। लेक्चर के बाद 50-52 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, PYQs, जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड पीसीएस हर जगह है, और उनके आंसर आप खुद दे पाएंगे। अब सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रियम्बल आखिर है क्या? व्हाट इज़ प्रियम्बल? प्रस्तावना क्या है? सबसे आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, यानी कि परिचय। लेकिन केवल ये बोलना अधूरा होगा, क्योंकि प्रियम्बल सिर्फ ये नहीं बताता कि कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी भी बताई जाती है। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, दर्शन या मूल सोच। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो सोच थी लोगों की इसको बनाने से पहले, जो वैल्यूज़ यानी कि मूल्य थे, जो आदर्श थे, वो हमें प्रियम्बल में दिखाई देंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था प्रियम्बल का। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना क्या चाहता था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया था। बेसिक बात ये, हर नागरिक को क्या देना चाहता था? जस्टिस, न्याय देना चाहता था, लिबर्टी देना चाहता था। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें प्रियम्बल बताते हैं। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, संवैधानिक दृष्टि। देखिए, विजन का मतलब होता है भविष्य की वो कल्पना जिसे हम बनाना चाहते हैं। अब आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो, आप SDM बनना चाहते हो या DSP बनना चाहते हो, मैं IPS बनना चाहता हूँ। तो मेरे जीवन में ये मेरा विजन है, मेरा विजन है सर IPS बनना और बच्चों को मिनिमम रुपए में एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये मेरा विजन है, आपका भी विजन है। उसी तरीके से प्रियम्बल भी एक विजन था इसके पीछे। अब मान लो तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में जाते हो, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है कोचिंग की। उस बिल्डिंग में बहुत सारे क्लास हैं, छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं बिल्डिंग में। लाइब्रेरी है, ऑफिस है, टेस्ट देने का कमरा है। लेकिन बिल्डिंग के एंट्रेंस पे जो मेन दरवाज़ा है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है हमारा उद्देश्य क्या है।
हम किस प्रकार से स्टूडेंट्स को तैयार करना चाहते हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी और रूल्स क्या होंगे, किस तरीके से बच्चे चीज़ें सीखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में भी प्रियम्बल उसी तरीके से काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अंदर उसके बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, मौलिक अधिकार हो गए। इन सब के पीछे जो बेसिक फिलॉसफी है, जो दर्शन, जो सोच है, वो प्रियम्बल है। ठीक है, ये बात आपको आप समझ में आ गई, और यही सारी चीज़ें प्रियम्बल में मिलती हैं। इसीलिए केवल इसको आप इंट्रोडक्शन मत बोलना, जितनी सारी चीज़ें बताई वो आप ध्यान में रखना। प्रियम्बल 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। सबसे पहले परिचय, उसके बाद फिलॉसफी यानी कि दर्शन, उसके बाद उद्देश्य क्या है प्रियम्बल का, फिर आता है संवैधानिक दृष्टि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। इसीलिए एग्ज़ाम जब पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यानी कि संविधान जो निर्माता थे संविधान के, उनकी सोच दिखाई देती है, तो आंसर प्रियम्बल आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम उनके इंटेंशन यानी मंशा समझ आती है कि वो प्रियम्बल क्यों लिखना चाहते थे। और याद रखिए मेरी बात, जो हिंदी माध्यम के हैं उनको मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अगर आप परिचय लिख रहे हैं तो उसके बाजू में इंट्रोडक्शन भी लिखिए, दर्शन लिख रहे हैं तो फिलॉसफी भी लिखिए, उद्देश्य लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव भी लिखिए, प्रस्तावना लिख रहे हैं तो प्रियम्बल भी लिखिए। जब एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो बेहतर है ये रोने के बजाय कि भैया मुझे इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए नहीं हुआ, आप अभी से ही इंग्लिश और हिंदी सीखते चलिए। मैं भी हिंदी सीख रहा हूँ ना, मैंने भी सीखी हिंदी आपको पढ़ाने के लिए। अब आ जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट 4 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और 4 सवाल। बोलेंगे भैया आप हम ही से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ पूछ के पढ़ाता हूँ मैं, तो इससे इंटरेक्शन बढ़ता है। बेसिक बात यह है, पूरी प्रियम्बल को मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ 4 सवाल में डिवाइड किया है। डिवाइड किया है, हाँ मैंने डिवाइड किया है, किसी और किताब में ऐसे प्रियम्बल आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अलग अलग हिस्सों में मैंने बांट दिया है। ठीक है, 4 हिस्से। बहुत छोटा लग रहा है तो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से सुनिए। पहला सवाल है, शक्ति कहाँ से आएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है कहाँ से आती है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, वैध शक्ति। अथॉरिटी का मतलब होता है वैध शक्ति या अधिकार। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति पार्लियामेंट देगी? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति प्रेसिडेंट देगा? नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी? नहीं। तो कौन देगा भैया? इसका आंसर आपको प्रियम्बल के पहले लाइन में मिलता है। प्रियम्बल का पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी मैं आपको पूरा प्रियम्बल याद भी करवा दूंगा, याद करना बहुत ज़रूरी है। आप गूगल से इसका इमेज डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा हिंदी में। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है हम भारत के लोग, यानी कि प्रियम्बल को शक्ति मिलती है भारत के नागरिकों से, भारत के लोगों से। इन 4 सवालों को आप लिखिए। दूसरा मेरा सवाल है, भारत एक कैसा राज्य है? ठीक है, स्टेट, आप पॉलिटी में कई बार स्टेट पढ़ेंगे, तो स्टेट का मतलब अलग अलग होता है। कहीं पे स्टेट का मतलब होता है हमारा पूरा देश, कहीं पे स्टेट का मतलब होता है राज्य। ठीक है, तो अभी हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, उसमें स्टेट का अर्थ है संगठित राजनीतिक राज्य, राष्ट्र राज्य की व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए इसमें भारत का राज्य जो है वो पूछा है कैसा होगा। भारत होगा सोवरीन, होगा सोशलिस्ट, होगा सेक्युलर, होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इन सारे शब्द पे अभी आप जाइए मत, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ 4 सवाल लिखिए। मतलब कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारा देश कैसा होगा। डेमोक्रेटिक होगा, हर इंसान के पास खुद वोट करने की क्षमता होगी। रिपब्लिक होगा, सेक्युलर होगा, मतलब हिंदू, मुसलमान और सिख जितने भी लोग हैं, क्रिश्चियन, वो सारी लोग अपना अपना जाति फॉलो कर सकते हैं, धर्म प्रचार कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, तीसरा सवाल आता है, नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अब केवल स्टेट बना देना, देश बना देना ही सब कुछ नहीं होता है ना, उसके अंदर सुविधाएं भी होनी चाहिए। अब प्रियम्बल कहता है कि न्याय न्याय मिलना चाहिए, यानी कि सबसे पहली चीज़ जस्टिस मिलनी चाहिए लोगों को। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों के पास कोई भी काम करने के लिए, जिससे किसी और को क्षति ना पहुंचे। उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए, समता। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, बंधुता। ठीक है, लिखिए मत अभी, मैं बस समझिए। चौथा सवाल आएगा, देश जुड़ेगा कैसे। अब भारत को एक भाषा वाला छोटा देश तो है नहीं, यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं, डाइवर्स है हमारा देश। ठीक है, तो फिर नेशन, राष्ट्र को जोड़ेगा कौन? यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, लिखिए इस चीज़ को, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर
निटी, इसका मतलब है बंधुता, ब्रदरहुड, भाईचारा। और इसी से जुड़ता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति की गरिमा। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इसका मतलब होता है व्यक्ति की गरिमा। यूनिटी का मतलब होता है एकता, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। ठीक है, समझ गए? एक बेसिक भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। तो अब पूरी प्रियम्बल को अगर आपको याद रखना हो तो सिर्फ 4 सवाल याद रखिए। शक्ति कहाँ से आएगी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत कैसा राज्य है, यानी कि नेचर ऑफ द स्टेट पूछ रहा है, राज्य का स्वरूप क्या है। नागरिकों को क्या क्या मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव, नागरिकों के लिए उद्देश्य क्या है। और फिर देश जुड़ेगा कैसे, यानी कि नेशनल यूनिटी, राष्ट्र को जोड़ेगा क्या। अब हम इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी पढ़ते हैं, यानी कि ऐतिहासिक कहानी शुरू करते हैं। यहाँ से पेन और पेपर ले लीजिए, आपको लिखवाऊंगा चीज़ें, बहुत ध्यान देना होगा आपको। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं सीधा 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। कब से? 26 जनवरी 1950। लेकिन प्रियम्बल की कहानी अगर समझनी है तो हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल आता है 1946, 1946। अभी इंडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ था। ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश का जो शासन था वो अभी भी चल रहा था, लेकिन ये लगभग साफ हो चुका था कि अंग्रेज़ों को भारत तो छोड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि अंग्रेज़ कब जाएंगे, ये नहीं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आना चाहिए कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद का भारत कैसा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब अंग्रेज़ जाएंगे, उन्होंने हमारे ऊपर इतनी बार, इतने साल शासन किया, 200 साल। उनके जाने के बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, तो सोचिए लगभग 200 साल तक भारत पर ब्रिटिश ने शासन किया। अब उससे पहले अलग अलग किंगडम्स थे, यानी कि राज्य थे, बहुत अलग अलग राज्य थे, रियासतें थी। अब पहली बार आधुनिक भारत जो था अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बनाना चाहता था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ये तय करना भी ज़रूरी था कि हम किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं। क्या हमारे ऊपर राजा राज करेगा, या फिर हेरिडेटरी रूल होगा, मतलब वंश के हिसाब से शासन होगा। क्या जनता वोट करेगी, क्या सभी धर्मों को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा भी या नहीं, क्या गरीब और अमीर को समान वोट देने का अधिकार होगा। स्टेट्स और सेंटर का रिलेशन क्या होगा, मतलब राज्य का और मेन पार्लियामेंट का सेंटर कैसा होगा। यानी बिल्डिंग बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना वो शुरू कर रहे थे। समझ गए मेरी बात? नक्शा के तौर पे। और इसकी बैकग्राउंड समझनी है तो हमें जाना होगा 13 दिसंबर 1946 पे। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ नाम लिखिए, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने खड़े हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संविधान सभा, यानी वो सभा जिसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। नेहरू ने उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रपोजल रखा, प्रस्ताव। उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम सुनकर आप समझो ये कोई ऑर्डिनरी, ये कोई साधारण प्रपोजल नहीं था, ये साधारण प्रस्ताव नहीं था। ये बता रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, क्या क्या उद्देश्य होंगे। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या होंगे, हमारे फ्यूचर इंडिया यानी भविष्य के भारत की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन समझने के बाद आपके बहुत सारे सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि संविधान निर्माताओं का जो दिमाग है वो क्या दर्शाता है, तो रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रियम्बल। तो आप लिखेंगे प्रियम्बल। क्यों? इसे समझो। फंडामेंटल राइट्स जो है वो तुम्हें कुछ अधिकार सिखाता है, स्पेसिफिक राइट्स। ठीक है, विशेष राइट्स, जैसे इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सारी चीज़ें। अब डायरेक्टिव DPSP जो है, ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी आप चिंता मत करिए। वो आपको गाइडेंस देता है कि एक इंसान को क्या क्या उसके जीवन में करना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उनके दिमाग में ओवरऑल जो थ्योरी थी, उनका आइडिया था कि इंडिया जो है वो आखिर बनेगा कैसे। ठीक है, अब सबसे कंडेंस्ड फॉर्म में, सबसे छोटे फॉर्म में, बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखनी थी, तो इसीलिए उन्होंने एक प्रियम्बल लिखा। प्रियम्बल छोटी है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको अभी पढ़ाऊंगा मैं। इसलिए प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का सोच समझने की चाबी मानी जाती है, कि किसी की सोच देखनी है
आपसे मेंस में आंसर राइटिंग क्यों करवाया जाता है? क्योंकि वो आपकी सोच चेक करना चाहते हैं कि आप कैसा सोचते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कुंजी है, ठीक है? यानी अगर ये जानना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के दिमाग में भारत की कैसी तस्वीर थी, तो आपको क्या पढ़ना होगा? प्रियम्बल। प्रियम्बल को इस तरीके से आप याद रखेंगे। सबसे पहली चीज़ फिलॉसफी, इस चीज़ को लिखिए आप, फिलॉसफी प्लस आइडियल्स प्लस ऑब्जेक्टिव। हिंदी में भी समझा रहा हूँ, पगलाना मत। फिलॉसफी यानी दर्शन, आइडियल्स का मतलब होता है आदर्श, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। इसलिए एग्जाम में अगर सवाल है कि मेकर्स का माइंड अगर चेक करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको क्या पढ़ना होगा? आंसर होना चाहिए आपका प्रियम्बल। क्लियर है मेरी बात? अब आइए एक सवाल पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली लाइन है प्रियम्बल की। सबसे पावरफुल हिस्सा इसे माना जाता है। पावरफुल का मतलब सबसे प्रभावशाली। प्रियम्बल की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग। अब सामान्य स्टूडेंट इसे पढ़कर आगे चल जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट यहाँ रुकता है, क्योंकि ये लाइन बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अथॉरिटी किससे मिलती है? आप बोलेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ के लोग वैध शक्ति हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या कॉन्स्टिट्यूशन खुद को शक्ति दे सकती है? नहीं। क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है? नहीं। क्या ब्रिटिश क्राउन ने कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट किया है? नहीं। प्रियम्बल कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी सोर्स कौन है? यहाँ की जनता, भारत के लोग। यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉपुलर सोवरेनिटी। लिखिए इस शब्द को, लोक प्रभुता। पॉपुलर का मतलब है जनता से संबंधित, और सोवरीन का मतलब होता है सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता या प्रभुसत्ता, ठीक है? तो पॉपुलर सोवरेनिटी का अर्थ है अंतिम राजनीतिक शक्ति जनता के पास ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिटीजन रोज पार्लियामेंट में जाकर बैठक लगाए, ऐसा नहीं है। हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रहते हैं। इसका मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र में हम रहते हैं, यानी जनता अपने नेता खुद चुनती है, लेकिन अल्टीमेटली जो सिस्टम की वैधता है वो जनता से ही आती है। हम लोग ही एमएलए को चुन रहे हैं, ठीक है? एमएलए अपने लीडर्स को चुनते हैं। ये पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है, एमएलसी, लोग, ठीक है? यानी कि इनडायरेक्टली हम ही लोग हैं, तभी इन लोगों को चुना जा रहा है ना, ठीक है? इसलिए संविधान जो है वी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से शुरू नहीं होता है, वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं, शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में यही से ये पूछ देता है कि भारत में पॉपुलर सोवरेनिटी क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। उसके पीछे का कंसेप्ट याद रखिए, यहाँ के लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का सोर्स है। क्लियर है मेरी बात? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। अब आइए, संविधान हमने स्वयं को दिया। इसका मतलब भैया, इसका मतलब सुनिए, प्रियम्बल की शुरुआत से हम अधिक सीधे उसके आखिरी हिस्से को कनेक्ट करते हैं। मतलब प्रियम्बल की शुरुआत से हम उसके आखिरी हिस्से को कनेक्ट करते हैं। हमने शुरुआत में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग। अब अंत में वही पीपल क्या कहते हैं, सुनिए। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट का अर्थ है स्वीकार करना, फिर इनैक्ट करते हैं, इनैक्ट का अर्थ है अधिनियमित करना। यानी इसे केवल एक विचार या प्रपोजल नहीं रखना है, बल्कि इसे देश को, मतलब सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाना है कि हर आदमी इसको फॉलो करे। हमारे देश में रहता है तो प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा। इसके बाद है गिव टू योर सेल्फ, गिव टू आर सेल्फ, यानी कि हम इसे स्वयं अपने आप को प्रदान करते हैं, ठीक है? हिंदी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में आत्मप्रित, ठीक है? इस बात को आप समझिए। प्रियम्बल कहाँ से शुरू हुई? वी द पीपल ऑफ इंडिया से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और खत्म होती है गिव टू आवर सेल्फ से, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रियम्बल का एक इमेज निकाल के एक बार सिर्फ पढ़ लेना। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जिस जनता से कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी निकली, वही जनता कॉन्स्टिट्यूशन को स्वयं को देती है, ठीक है? इसलिए यहाँ किसी बाहरी सत्ता की भूमिका नहीं होगी। ये आइडिया जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग का मतलब होता है स्वयं शासन करने वाला। इस चीज़ को, कैरेक्टर को दर्शाता है। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि स्टार्टिंग हुई प्रियम्बल की पीपल से, लोगों से, यहाँ के लोगों से, और अंत भी होता है पीपल से, अंत, ठीक है? बीच में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। क्लियर है मेरी बात?
कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर से जनता पर थोपा गया डॉक्यूमेंट नहीं है, इस चीज़ का सिर्फ यही मतलब है। प्रियम्बल की भाषा में ये पीपल की सोवरीन विल यानी कि जनता की सर्वोच्च राजनीतिक इच्छा का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक आपको अभी। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, संविधान की अंगीकृत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट 26 नवंबर 1949। एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज की जाने वाली डेट्स में से एक यही है। इस दिन हुआ क्या था, ध्यान से सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्टेड, अंगीकृत किया गया था, ठीक है। इनैक्टेड, अधिनियमित, विधिक रूप से अधिनियमित किया गया था। और वी गिवन टू आवरसेल्व्स यानी कि हमने इसे स्वयं को दिया था। अब प्रियम्बल के एंडिंग पोर्शन में भी यही डेट लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रियम्बल में कौन सी तारीख लिखी हुई है तो आप लिखेंगे 26 नवंबर 1949। अगर पूछे कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, आप लिखेंगे 26 नवंबर 1949। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत से स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली बोल देते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को बना था। ये लैंग्वेज टेक्निकली सही नहीं है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से केम इनटू फोर्स, इस चीज़ को लिखिए। केम इनटू फोर्स का मतलब क्या होता है, लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। इसलिए आज इंडिया में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में भी हम लोग देखते हैं। अब एक IAS एग्जाम का यूपीएससी वाला PYQ आपसे सीधा सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रियम्बल में X की जगह डेट से भरनी है तो प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तारीख लिखी हुई है, 26 जनवरी 1949। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आइए आगे। 2 तारीख हैं, 2 घटनाएं, 26 नवंबर और 26 जनवरी। कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। 2 डेट्स हैं लेकिन दोनों की घटना अलग है। 26 नवंबर को जो प्रियम्बल था वो अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट का मतलब स्वीकार किया गया था। दूसरी तरफ 26 जनवरी 1950 है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कमेंसमेंट भी हम लोग कभी कभी इसको कहते हैं, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब शुरुआत करना, प्रवर्तन की शुरुआत, ठीक है। तो एक छोटा फॉर्मूला याद रखिए, 26 नवंबर अडॉप्टेड, 26 जनवरी केम इनटू फोर्स, लागू किया गया था। इन्फोर्समेंट, कमेंसमेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब सवाल है कि भैया 26 जनवरी 1950 ही क्यों चुना गया। इस सवाल का जवाब किसी के पास है तो मैं आपको बताता हूं, नहीं है तो 26 जनवरी के डेट का नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था। क्या था सुनिए। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज की भावना से इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की तारीख चुनी गई थी तो हम लोगों ने बोला कि भाई इस दिन हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की बात की थी तो आज हम लोग इसको अपना 26 जनवरी ही चुनते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का आंदोलन, इस तरीके से इसे जोड़ा गया था। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, 26 जनवरी 1950 को तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और इसी दिन मनाया जाता है रिपब्लिक डे, गणराज्य, ठीक है। इसी दिन इंडिया एक रिपब्लिक, गणराज्य बना था और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी। क्लियर है मेरी बात। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप मैं आपको समझा देता हूँ, चलिए एक और ट्रैप आप समझिए। आज तुम प्रियम्बल पढ़ते हो तो लिखा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी, SSSDR यानी कि सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी टेंशन मत लेना, इतने सारे शब्द मैंने बोल दिए तो SSSSSDR, ठीक है। लेकिन क्या 26 जनवरी 1950 को भी प्रियम्बल में यही सारे शब्द थे? नहीं, ऐसा नहीं था। यहीं से हमारी अगली कहानी शुरू होगी, क्योंकि 1950 का प्रियम्बल और आज का प्रियम्बल अलग अलग है, ठीक है, पूरी तरह एक जैसे नहीं थे। आज उसमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो ओरिजिनल प्रियम्बल यानी कि मूल प्रस्तावना में नहीं थे, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। तो 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या थी, ये सवाल हम
नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है, आज अगर आप प्रियम्बल खोलेंगे तो आपको लिखा मिलेगा जो मैंने अभी आपको शब्द बताया, SSSDR। ये शब्द अभी आप इस पे फोकस मत करिए, आपको 5 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब भारत की स्टेटस क्या थी? स्टेटस का मतलब स्थिति, संवैधानिक स्थिति क्या थी? अब अगर तुम आज वाली प्रियम्बल देख के आंसर करोगे तो आपकी वहां पे गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि असली प्रियम्बल में, मूल प्रस्तावना में 5 नहीं केवल 3 शब्द थे, सोवरीन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी कि आप हिंदी में पढ़ लीजिए इसका मतलब क्या है। सोवरीन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यही 3 शब्द थे, ठीक है। अब एक एक करके, एक एक का मतलब अभी मैं डिटेल में आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट आप समझिए कि 1950 का जो हिंदुस्तान था उसमें सिर्फ सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। उस समय प्रियम्बल में सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये शब्द नहीं थे। अब यही यूपीएससी और पीसीएस का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन वर्डिंग क्या होगी कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो आप लिखेंगे सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सिर्फ ये 3 चीजें। इसलिए आज से ही ये चीज अपने आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि ओरिजिनल प्रियम्बल में सिर्फ ये 3 शब्द थे और आज के प्रियम्बल में 5 शब्द हैं। ये चीज अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सा शब्द है, उसका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन। बहुत ध्यान से सुनिए, कहानी आती है 1976 की। 1976 यहाँ आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा संशोधन, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो उसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग फाउंडेशन में आपको स्टार्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा, नेशन, नेशनलिज्म, अमेंडमेंट क्या होता है, सब कुछ। अभी बस आपको डेमो दे रहा हूँ प्रियम्बल से। अब एग्जाम लैंग्वेज में ऐसे याद कराया जाता है, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर, उसके बाद इंटीग्रिटी, अखंडता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। टेक्निकली क्या हुआ कि जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, ओपी का मतलब ओरिजिनल प्रियम्बल, उसमें सिर्फ 3 शब्द थे, सोवरीन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब जब 42वां संशोधन आया, ठीक है, उसके बाद 5 शब्द हो गए, ठीक है। सोवरीन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। और आगे जहां था वहां पे ध्यान से सुनिए, यूनिटी ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र की एकता, वहां किया गया। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। जहां सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन था वहां लिखा गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता। इसलिए एग्जाम शॉर्टकट में आप याद रखिए कि जैसे ही 42वां संशोधन आपको दिखे, आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द आना चाहिए सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, ठीक है। अब देखना, इस एक फैक्ट पर तुम्हारे बहुत सारे पीवाईक्यूज में बार बार सवाल पूछे गए हैं। कभी पूछा है सोशलिस्ट कौन से संशोधन में आया था, सेक्युलर किस में आया था, या फिर 42वें संशोधन में क्या क्या जुड़ा गया था। कभी स्टेटमेंट वाले सवाल, कभी 1950 का स्टेटस और 1976 का स्टेटस। इसीलिए ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आगे, सही क्रम। देखिए सबसे पहले सीक्वेंस फिक्स करिए। सीक्वेंस का मतलब सही क्रम, ठीक है। आज की प्रियम्बल में भारत को कहा गया है सोवरीन, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया समाजवादी, उसके बाद कहा गया पंथ निरपेक्ष, उसके बाद कहा गया लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और अंत में कहा गया गणराज्य, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसे रैंडम तरीके से याद मत करिए। रैंडम मतलब बिना निश्चित क्रम के आप याद करेंगे तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे। एग्जाम आपका यही ट्रैप देगा, ऑप्शन में 5 शब्द होंगे, बस क्रम बदल देगा, तुम्हें सही ऑर्डर चुनना होगा। इसीलिए एक छोटा सा कोड याद कर लीजिए। क्या बताया था मैंने अभी आपको? SSD, SSDR, ठीक है। सबसे पहला है सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इसको लिख के चिपका लेना अपने सामने, याद हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, इस ऑर्डर को आप 3 बार खुद बोलिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, अब ये बात समझिए, ये जो सवाल है ना, ये सीक्वेंस का सवाल है, क्वेश्चन नॉलेज का नहीं है। आपके पास नॉलेज तो आ गई अभी इतना पढ़ के, लेकिन ये सीक्वेंस है। अब जो मैंने आपको पांचों शब्द बताए, SSSDR, उसको सिर्फ आपको रटना नहीं होगा, इसका आपको मीनिंग भी समझना होगा। ठीक है, मीनिंग कैसे समझेंगे उसके लिए मैं बैठा हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला शब्द क्या था हमारा? सोवरीन, SOVEREIGN। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? सोवरेनिटी का मतलब है, इसके देखिए अर्थ आप समझ गए होंगे कि कोई भी हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता है, हम खुद में संपन्न है। बेसिक का मतलब ये होता है। ठीक है, इसके 2 एंगल से मैं आपको अर्थ समझाऊंगा। सबसे पहला इंटरनल सुप्रीमेसी और दूसरा है एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। आंतरिक सर्वोच्चता, बाहरी स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है यार? सोचा है कभी? सुप्रीमेसी का मतलब होता है सर्वोच्च है भाई, हम बेस्ट हैं। ठीक है, यानी भारत के भीतर भारत की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर कोई दूसरी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं बैठी है। ना ही कोई राजा है, ना ही कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसी कोई कॉलोनियल पावर है, ना ही कोई फॉरेन का रूलर है। ठीक है, दूसरा है एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, इंडिपेंडेंस का मतलब, ठीक है, यानी भारत अपने फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामलों में किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस के बाहर है। ठीक है, ट्रीटी साइन नहीं करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन पार्ट लेगा या नहीं लेगा ये इसकी खुद की चॉइस है। ठीक है, अगर आपको किसी फंक्शन में बुलाया जाए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फंक्शन में बुला नहीं सकता, लेकिन जाना आपका चॉइस होता है ना। उसी तरीके से आप सोवरीन है अपने लिए, आप अपने डिसीजन फैसले खुद लेंगे। उसी तरीके से इंडिया है, सोवरीन का मतलब यही है। ठीक है, सोवरीन चॉइस का मतलब यही होता है अपनी स्वतंत्र राजनीतिक इच्छा से लिया गया हुआ निर्णय, किसी दूसरी देश की अनुमति लेनी हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में कई बार सोवरीन का मतलब लोग फ्रीडम से समझ लेते हैं। फ्रीडम और सोवरीन 2 अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब आइए दूसरा शब्द, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। समाजवादी, ठीक है, समाजवादी पार्टी नहीं। ये वर्ड जैसे ही आप सुनते हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इंटरनेशनल अफेयर्स, USSR और कम्युनिस्ट मॉडल सोचते होंगे, कम्युनिस्ट। ठीक है, लेकिन इंडियन सोशलिज्म इसका एक नैरो सेंस नहीं है, मतलब बहुत सीमित अर्थ है इसका। ध्यान से सुनिए, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? वेलफेयर ओरिएंटेड सिस्टम की तरफ। लिखो इसका मतलब, वेलफेयर ओरिएंटेड, इस सिस्टम की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब क्या होता है? लोक कल्याण की दिशा वाला। ठीक है, अब आप यहां देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट है वेलफेयर स्टेट, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य। यानी स्टेट सिर्फ पुलिस, आर्मी और टैक्स करने की सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, टैक्स करने तक सीमित, टैक्स सिर्फ कलेक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और गरीबी को घटाना, इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे अंदर है। ठीक है, दूसरा आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, यानी कि कास्ट हो गया, जातिवाद, कास्ट हो गया, सोशल स्टेटस। ठीक है, इन सारी चीज़ों, अमीर गरीब, सोशल स्टेटस का मतलब होता है अमीर गरीब। इन सारे कारणों से जो हमारे बीच में असमानताएं हैं, छोटी जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, ये सारी जो बकवास बातें हैं, इस चीज़ को मतलब असमानता ना रहे हमारे अंदर। ठीक है, सामाजिक न्याय हर इंसान के साथ हो, ऐसा। अब तीसरी है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। यानी कि देखो, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो कि अत्यधिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच, बहुत ज़्यादा हमारे बीच में पैसों का गैप ना हो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण।
ठीक है। वो एक आदमी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, एक आदमी कुछ कमा ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनिमम गैप हमारे बीच में रहे। उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी केवल गवर्नमेंट सेक्टर या केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं, दोनों साथ साथ चलें। ठीक है, दोनों साथ साथ इनका अस्तित्व रहे। तो इंडियन सोशलिज्म का मतलब है कि इंडियन सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट बिजनेस बंद हो जाएंगे, ठीक है, और आप सिर्फ गवर्नमेंट नौकरियां करेंगे, प्राइवेट स्कूल बंद, सरकारी स्कूल चलेंगे। इनका एक ब्रॉड आइडिया ये है कि सोशल सोशल जस्टिस मैंने आपको बता दिया, ये तीन, और इकोनॉमिक, इन दोनों के साथ हमारी चीज़ें बैलेंस में चली रहे। ठीक है, और याद रखिए सोशलिस्ट जो शब्द था ये ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं आया था। ये कब आया था? 42nd अमेंडमेंट में, संशोधन में आया था। कब आया था? 1976। क्लियर है ये बात? अब आइए सेक्युलर की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्युलर, कुछ कुछ चीज़ें कट गई हैं तो हटा दो इसको। हिंदी में इसका मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे भैया सभी धर्म बराबर। ये अगर ठीक ठाक ब्रॉडली देखा जाए तो ये सही है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा आपको क्लियरली समझाता हूँ। सबसे पहली बात, स्टेट का ना कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। स्टेट मतलब यहाँ राज्य नहीं, देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन का मतलब राज्य द्वारा घोषित आधिकारिक धर्म। भारत किसी एक धर्म को स्टेट रिलीजन नहीं बनाएगा। ठीक है। दूसरी बात, समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट, यानी स्टेट नागरिकों के साथ केवल उनके रिलीजन के आधार पर अनइक्वल या बेकार ट्रीटमेंट नहीं करेगा कि भाई तुम क्रिश्चियन हो, तुम भाग जाओ देश से, मैं तुमको जेल में डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं। अब फ्रीडम ऑफ फेथ। फ्रीडम ऑफ फेथ का मतलब क्या है? धार्मिक आस्था। यहाँ के लोगों को अपनी रिलीजन या जिस चीज़ पे वो भरोसा करते हैं उसको मानने की छूट है, उनके पास फ्रीडम है। ठीक है, ये बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, सेक्युलर का अर्थ एंटी रिलीजन नहीं है। एंटी रिलीजन नहीं है, ठीक है, धर्म विरोधी इसका मतलब नहीं होता है। सेक्युलर का मतलब है कि आप अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी ये पूरी छूट दें कि हाँ भाई आप अपने धर्म को मानिए, मैं अपने धर्म को मानूंगा, बस दखल मत दो मेरे धर्म के अंदर। ठीक है, मैं पूजा कर रहा हूँ तो वहाँ मांस मत फेंको, तुम अपना बढ़िया मज़ार वज़ार जाओ तो मैं कोई दिक्कत नहीं दूंगा। ये होता है सेक्युलर का मतलब। ठीक है, अब फिर वही एग्जाम फैक्ट, सेक्युलर वर्ड किस अमेंडमेंट में आया? आया 42nd अमेंडमेंट 1976। लेकिन ध्यान रहे वर्ड बाद में आया था। ठीक है, सेक्युलर शब्द, आप एक बात सोचिए, सेक्युलर शब्द पहले नहीं था भैया तो क्या पहले हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख साथ नहीं रहते थे? रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी, इसके प्रिंसिपल्स पहले भी मौजूद थे, लेकिन जो सेक्युलर शब्द है वो आया बाद में। ठीक है, पहले भी प्रियम्बल के पहले भी तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, प्रियम्बल आने के बाद भी हम लोग साथ में रह रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब आइए डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक फोर्थ वर्ड है हमारा, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया क्या है आपको पता है? रूल बाय पीपल, जनता द्वारा शासन। मतलब प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी में अगर मैं बात करूं तो देखो मेरी बात, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं कि भैया हम लोग कहाँ लेते हैं कोई फैसला यार, लेकिन चुन तो आप ही रहे हो ना अपने नेताओं को। ठीक है, आपको रोज पार्लियामेंट में जाके, ठीक है मैं समझ रहा हूँ आपको वोट नहीं देना है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे वोट तो आप ही दे रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधिक, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है, वो जाकर पार्लियामेंट और असेंबली में जनता की तरफ से डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब राजनीतिक समानता। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी कि सभी सिटीजन्स के लिए समान प्रिंसिपल पर आधारित होता है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, आप, मेरा भी वोट एक ही काउंट होगा, आपका भी वोट एक ही काउंट होगा।
ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मेरा वोट 10 काउंट होगा, आप गरीब हो तो आपका वोट 1 काउंट होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो शासन चलाते हैं, ठीक है। और चौथा आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व। गवर्नमेंट जनता से पूरी तरह कोई अलग परमानेंट रूलर नहीं है, कोई रूलर नहीं है वो, ठीक है। वो एक मैकेनिज्म है, मशीन की तरह काम करिए, उसे जनता, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और वो जनता के लिए जवाबदेह है। क्लियर है मेरी बात? कार्य प्रणाली, बेसिकली व्यवस्था। अब हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनिए अभी तक, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं। कहां से पढ़े थे हम लोग? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम लोग यहां पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सोर्स क्या हो गया? पीपल। गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोग नहीं रहे तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए प्रियम्बल के वर्ड्स अलग अलग नहीं है, सारे कंसेप्ट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ रहे होंगे अभी तक आप ये चीज, ठीक है। अब आओ रिपब्लिक पढ़ते हैं हम लोग, गणराज्य, पांचवा शब्द है ये हमारा, रिपब्लिक। देखिए, रिपब्लिक को डेमोक्रेसी के साथ कंफ्यूज मत करना। कंफ्यूज का मतलब दोनों को एक समझ लेना आपके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। रिपब्लिक अलग होता है, डेमोक्रेसी अलग होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी आपको क्या बताती है कि जो पावर है, पावर का सोर्स क्या है? हम लोग, यानी कि जनता, ठीक है। और शासन कौन करेगा? आपका प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रिपब्लिक क्या बताता है भैया? हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट जो है वो कोई मोनार्की वोनार्की नहीं है। हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या? राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है। मोनार्की का मतलब वंश किसी का चला आ रहा है और वही राजा है, राजा का बेटा राजा। हमारे देश में ये सिस्टम नहीं है ना, ये होता है रिपब्लिक का मतलब, ठीक है। जैसे कुछ देशों में राजा या रानी का पद फैमिली लाइन से चलता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है ना। प्रेसिडेंट का पद किसी एक फैमिली के लिए जन्म से रिजर्व नहीं है, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट, देखिए आपको ये बात पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से आता है, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसलिए रिपब्लिक का जो सिंपल अर्थ है, यानी कि कोई वंशनुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा इसका, ठीक है। नो हेरिडेटरी हेड ऑफ स्टेट। क्लियर है? अब एक बात और समझिए, भारत में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग से नहीं चुना जाता है, ठीक है। उनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ जाइए। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ क्या है? जो पोजीशन है वो वंश के हिसाब से नहीं आती है, उसको चुना जाता है। इसीलिए इंडिया रिपब्लिक है, रिपब्लिक। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, और इसी वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर सर? क्लियर। प्रियम्बल प्रस्तावना में नहीं है, सुनो मेरी बात। अब एग्जामिनर का फेवरेट फेवरेट गेम शुरू होता है, वो पूछेगा प्रियम्बल में क्या है। इससे भी ज्यादा डेंजरस सवाल है प्रियम्बल में क्या नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल में क्या नहीं है? फेडरल, संघीय नहीं है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट, ये सारी चीजें नहीं है। इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता, रिलीजियस जस्टिस, धार्मिक न्याय, ये चीजें नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रियम्बल में नहीं है। अभी आप याद मत करिए, आप जब पूरा एक एक टर्म समझ जाएंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा चीजें। क्लियर है? अब देखिए, नागरिकों को क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। प्रियम्बल का हमने पहला बड़ा हिस्सा जो था वो खत्म कर लिया। अब सबसे पहला सवाल मैंने आपसे क्या पूछा था, याद करिए। पावर कहाँ से आएगी? आपने बोला भैया यहाँ के लोगों से, वी द पीपल। इंडिया का स्टेट कैसा है? आपने बोल दिया भैया SSDR, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब अगला सवाल, स्टेट अपने सिटीजन्स को क्या देगा? 4 सवाल मैंने पूछे थे, याद है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 4 बड़े चीजें मैं आपको दूंगा, आदर्श दूंगा। सबसे पहला जस्टिस, न्याय। दूसरा लिबर्टी, स्वतंत्रता। तीसरा इक्वालिटी, समता। और चौथा फ्रेटर्निटी, बंधुता, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए।
अब ये 4 वर्ड सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, डेकोरेटिव का मतलब केवल सजावट के लिए लिखे हुए शब्द नहीं, इन चारों के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, जस्टिस केवल एक नहीं है, इसके 3 प्रकार हैं। लिबर्टी एक नहीं है, इसके 5 प्रकार है, डायमेंशंस। ठीक है, इक्वालिटी 2 चीज़ों की होती है। ठीक है, फ्रेटर्निटी व्यक्ति और नेशन दोनों को जोड़ती है। इसीलिए अब हम प्रियम्बल के सबसे स्कोरिंग पार्ट में प्रवेश करेंगे। स्कोरिंग का मतलब डायरेक्ट यहीं से नंबर आते हैं। ठीक है, तो आगे की स्लाइड में मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा 3, 5, 2, 1, जिससे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी थी स्टेट कैसा होगा। अब अगली कहानी है हमें क्या मिलेगा सर। ठीक है, अब हम प्रियम्बल के सबसे बड़े टॉपिक पर, ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। सब इसका नाम है जस्टिस, न्याय। लेकिन प्रियम्बल सिर्फ न्याय बोलकर रुकती नहीं है, ये 3 प्रकार की होती है। सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, आर्थिक जस्टिस और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। अब सिंपल भाषा में समझिए, किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी कास्ट यानी जाति, रिलीजन यानी धर्म, सेक्स यानी महिला है पुरुष है, सोशल बैकग्राउंड यानी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अगर कोई अन्याय होता है या कोई गलत व्यवहार होता है, यानी समाज में ऐसी स्थिति ना हो कि केवल जन्म के कारण कोई परमानेंटली ऊपर है और कोई परमानेंटली नीचे माना जाए। तो सोशल जस्टिस का आइडिया यही है कि सामाजिक स्तर पर न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवस्था हो हमारे हिंदुस्तान में। दूसरा है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते रहना, पीडीएफ दे दूंगा ऐसे। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक, मतलब ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर यानी आर्थिक ढांचा जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण और एक्सट्रीम इनइक्वालिटी यानी अत्यधिक असमानता को कम करने की कोशिश हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम बराबर रहेगी, इसकी मतलब है क्षमता के हिसाब से इनकम मिलनी चाहिए। अब आप बोलोगे भैया इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए मुझे, डॉक्टर हूँ मैं, एक कंपाउंडर को भी 2 लाख दो, ऐसा नहीं होता है। क्षमता के हिसाब से अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी दोनों के पास बराबर रहेगी भाई। एक डॉक्टर भी नीट का एग्जाम दे सकता है, एक कंपाउंडर भी दे सकता है, क्षमता इसकी है निकालने की तो इसे 2 लाख मिलेंगे। क्लियर। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक, मतलब नागरिकों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी राजनीतिक भागीदारी में समान आपका अधिकार मिले। मेरा भी वोट एक है, आपका भी वोट एक है, ऐसा। ठीक है, पब्लिक ऑफिस का एक्सेस हो, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई परेशानी हो तो। अनफेयर एक्सक्लूजन ना हो कि भाई तुम गांव से आते हो तुम जाओ, तुम देश में विदेशी रहे हो तो तुम आओ। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं बोलूं कि टोटल कितने जस्टिस हैं, आज से आप क्या बोलेंगे भैया? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एग्जाम में रिलीजियस जस्टिस डाल देगा, कल्चरल जस्टिस डाल देगा, लेकिन प्रियम्बल की एग्जैक्ट लिस्ट सिर्फ 3 है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा छोटा कर दिया जाए इसको। लिबर्टी, ध्यान से पढ़िएगा इसको, यहाँ से सवाल नहीं आया पर फिर भी पढ़ा देता हूँ अच्छे से। लिबर्टी दूसरा ऑब्जेक्टिव है। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्र होना, स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ भी एक जेनरिक फ्रीडम नहीं है, डायरेक्टली फ्रीडम मत बोल देना। ठीक है, प्रियम्बल बस 5 तरह की लिबर्टी की बात करती है। सबसे पहला लिबर्टी ऑफ थॉट, इसको एकदम सीक्वेंस से याद कर लेना। थॉट का मतलब विचार, यानी व्यक्ति को सोचने की क्षमता है, आप कुछ भी सोचिए। दूसरा है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करना, अपनी बात, विचार, अपने बातों को व्यक्त करने की छूट है आपके पास। तीसरा है बिलीफ, बिलीफ का मतलब भरोसा, विश्वास, यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत बिलीफ्स और कन्विक्शंस के लिए। मैं मानता हूँ भूत है भाई, मानो, कौन रोक रहा है? ठीक है। उसके बाद आता है फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है? भरोसा, धार्मिक आस्था। और पांचवा आता है वर्शिप, उपासना। अब काउंट करो, क्या हुआ? थॉट में कितने हैं? एक। एक्सप्रेशन जो थे कितने थे? 2। बिलीफ कितने थे? 3। और चौथा ये, पांचवा ये। समझ गए? 5 लिबर्टी है ये पांचों आपको याद होना चाहिए। अब यही एग्जाम में क्या पूछेगा, ऑप्शन में लिख देगा इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता। सुनने में लॉजिकल लग रहा है, लेकिन प्रियम्बल में इकोनॉमिक लिबर्टी है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला एकदम रट लो इसको। रिवीजन करोगे ना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ लिया भैया से और चले जाओगे, एग्जाम में पास नहीं होगे। रिवीजन टेक्निक भी सिखाऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से रिवाइज किया जाता है। और जो मैं तुम्हें वो दूंगा ना पीडीएफ कि आज तुम्हें क्या पढ़ना है, कल तुम्हें क्या पढ़ना है, उसमें मैं ये भी लिखता हूँ कि आज डे 7 है तो डे 1 का, 2 का और 3 का रिवीजन साथ साथ लेके चलो, इस तरीके से, तभी जाके आप पढ़ोगे। चलो इक्वालिटी पे आते हैं। टोटल कितनी इक्वालिटी है? 2। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है इक्वालिटी, समता।
या समानता भी बोलते हैं इसको। प्रियम्बल यहाँ दो चीज़ों की इक्वालिटी की बात करता है। पहला इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा, और दूसरा अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। यानी स्टेटस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। सामाजिक दर्जा यानी व्यक्ति की डिग्निटी और स्टेटस को एक रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर, यानी केवल ये कहना काफी नहीं कि भाई हम सब बराबर है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने चाहिए ना भाई, तभी बराबर हो ना। फेयर का मतलब क्या, न्यायपूर्ण, ठीक है। इसके कितने हैं टोटल, एक, दो, ठीक है, फॉर्मूला हो गया आपका दो। अब इसे आर्टिकल 14 से 18 से कंफ्यूज मत करना, वो इक्वालिटी, वहाँ इक्वालिटी जो है वो अलग है, लेकिन प्रियम्बल में जो एग्जैक्ट वर्डिंग है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। अब चौथा ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी, बंधुता, ठीक है। बंधुता सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो भाईचारा, आपसी अपनापन, सामान वामान बांट लो। कॉलेज में था, लोग आते थे मेरे जूते पहन के चले जाते थे, मैं जूते पहन लेता था, कपड़े पहन ले रहे हैं, ठीक है। कच्छा छोड़ के सब शेयर हो जाता है, ये होता है भाईचारा, अपनापन। अब शेयर्ड बिलोंगिंग, ठीक है, ये अनुभव कि हम अलग अलग होने के बावजूद भी एक देश का हिस्सा है। अगर मैं मान लीजिए सड़क पे चल रहा हूँ, इधर हूँ, इधर कोई आदमी परेशान है, तो 2 मिनट बाइक रोक के इसकी मदद कर दूंगा तो क्या ही चला जाएगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोल देगा भाई मदद नहीं चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी, बहुत इज्जतदार हूं मैं, नहीं। भाईचारा, ब्रदरहुड, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए हमेशा। अब भारत जैसे देश में फ्रेटर्निटी, बंधुता क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, जातीय पहचान अलग है, क्षेत्र अलग है, संस्कृतियां अलग है। तो केवल कानून से नेशन नहीं बनेगा, एक भावनात्मक बॉन्ड होना चाहिए हमारे बीच, बंधन होना चाहिए, जुड़ाव, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए क्यों काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते हो, तो ये बंधुता है इसलिए काम कर रहे हैं ना। तो मुझे बताना कि भैया आप हमें इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे बीच में बंधुता है, ठीक है। अब इसीलिए फ्रेटर्निटी दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें सुनिश्चित करने की बात करती है। सबसे पहली चीज होती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, यानी हर व्यक्ति को सम्मान के साथ देखा जाए, ठीक है। कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसको तड़ियाने लगे, गाली दे रहे हो, ये गलत आदतें हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे आप करते होंगे, ये मत किया करिए, ठीक है। घर में खुद ही जाके डिप्रेशन में हो जाओगे, बेचारे गरीब आदमी को मार दिया, इससे अच्छा गुस्से को शांत करो और अच्छे से ही बात कर लिया करो। उसके बाद आती है यूनिटी, एकता, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब है राष्ट्र की अखंडता। अब याद करिए, ओरिजिनल प्रियम्बल में मैंने आपको एक लाइन बताया था, यूनिटी ऑफ नेशन, नेशन की एकता। अब 42वें संशोधन के बाद ये क्या बन गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब हिंदी इतनी ज़्यादा मैंने हिंदी और अंग्रेजी सिखा दी कि हिंदी वालों को भी अंग्रेजी समझ में आ गया होगा। यूनिटी का मतलब क्या होता है बताओ, और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ही इंग्लिश सीखते हो, ठीक है। यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो फ्रेटर्निटी जो है वो सिर्फ इमोशनल शब्द नहीं है, ये व्यक्ति की डिग्निटी यानी कि गरिमा और नेशन की यूनिटी, राष्ट्र की अखंडता और एकता दोनों को जोड़ती है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला समझ गए? ज़्यादा 3-5 मत करो, बोलते हैं लोग 3-5-2-1। 3 जस्टिस है, 5 स्वतंत्रता है, 2 समता है और 1 बंधुता है। क्लियर है मेरी बात, समझ गए होगे? पूरे प्रियम्बल को इस मेमोरी कोड में बांट लीजिए, याद रखने का यही सबसे आसान तरीका है, ठीक है। चलिए, अब फ्रेटर्निटी, आप बोलोगे भैया फ्रेटर्निटी में आपने 3 बताया, 3 नहीं है, ये एक ही चीज़ है। फ्रेटर्निटी एक आइडिया है, ठीक है, जो डिग्निटी मेंटेन करता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करता है देश का, ठीक है। तो आज से जैसे ही क्वेश्चन है प्रियम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस हैं, आप बोलोगे 3, लिबर्टी 5, इक्वलिटी 2, फ्रेटर्निटी 1। अब ध्यान रखिए, ये नंबर सीक्वेंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 3-5-2-1, 3 जस्टिस, 5 लिबर्टी, 2 इक्वलिटी, 1 फ्रेटर्निटी। क्लियर है? चलिए, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है भैया? भैया आप खत्म नहीं करेंगे, कर रहा हूँ खत्म, रुक जा, अच्छे से पढ़ लो, काम आएगा। एग्जामिनर 2 चैप्टर को जोड़ देता है, थीम्स, याद रखिए मैंने एक बार थीम आपको बताया था, कभी भी सवाल जो आते हैं वो हमेशा थीम पे ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि इकोनॉमिक जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिखाई देता है? इकोनॉमिक जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्थिक न्याय कहाँ दिखाई देता है? आप बोलोगे भैया इकोनॉमी में नहीं, प्रियम्बल में, ठीक है। हाँ, क्यों?
क्योंकि जस्टिस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक जस्टिस उसमें क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ प्रियम्बल में ही है? नहीं। जब मैं आपको आगे डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी डेवलप होता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका पर्पस है स्टेट को, नेशन को किसी ऐसी सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज की दिशा देना जिससे वेलफेयर और जस्टिस, न्याय प्रमोट होता है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बढ़ावा देना इन चीज़ों को। तो इकोनॉमिक जस्टिस के सामने समझने के लिए 2 जगह आपको याद रखना होगा। सबसे पहला प्रियम्बल और डीपीएसपी, इसीलिए फेमस एग्जाम आंसर है प्रियम्बल और डीपीएसपी। अब कंसेप्ट आप समझिए मेरी बात। प्रियम्बल क्या करती है? आपको गोल बताती है, उद्देश्य। डीपीएसपी क्या करता है? उस गोल को दिशा बताती है कि भाई किस दिशा में आपको काम करना है कि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं प्रियम्बल में वो चीज़ें लागू हो जाए, ठीक है। नीति संबंधी दिशा देती है आपको, क्लियर है। इसलिए प्रियम्बल और डीपीएसपी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत नेचुरल है। आगे पढ़ेंगे, ये एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए, प्रस्तावना के आदर्श, आइडल्स ऑफ द प्रियम्बल। एक बड़ा कनेक्शन आपको समझा देता हूं। कनेक्शन, प्रियम्बल में आइडल्स थे। कौन कौन से आइडल्स थे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, आइडल्स हैं ये। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें सिर्फ प्रियम्बल में लिखकर छोड़ नहीं देता है, ठीक है। इन आइडल्स का विस्तार आगे आप अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार, इनमें आप क्या पढ़ेंगे? लिबर्टी, इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम, ऐसे कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें इसमें है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, सिटीजन साइड की हमारी क्या, हमारा क्या काम है, हम और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने देश को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो प्रियम्बल जो है उसने सिर्फ हमें एक विजन दिया, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स जो है उसी विजन को डिटेल में डेवलप करते हैं। अब आपको समझ में आया मैंने प्रियम्बल ही क्यों चुना आपको पढ़ाने के लिए, कि प्रियम्बल से ही सारे चैप्टर्स हमारे निकले हैं, ठीक है। अब देखो, प्रियम्बल के आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव का विस्तार कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा भैया? लक्ष्मीकांत की किताब में, ठीक है। बाकी मैं पढ़ा तो दूंगा फाउंडेशन में आपको, जो खुद से पढ़ रहे हैं उनको बता दे रहा हूँ। आइए, सोशल इक्वालिटी। प्रियम्बल की इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट से अगर आपको कनेक्ट करना है तो सोशल इक्वालिटी को आप 4 भागों में बांटेंगे। आर्टिकल नंबर 14 से 18, हिंदी में अनुच्छेद 14 से 18। सबसे पहला आता है समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। अब रटने मत लगना, बस समझा रहा हूँ आपको। दूसरा आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसका भी वो टेंशन मत लो कि अरे भैया नहीं आ रहा है ऐसा वैसा, ठीक है। बस आपको समझा रहा हूँ। अब आप समझिए कि आर्टिकल 14 से 18 इसका इक्वालिटी और सोशल जस्टिस जो हमने अभी प्रियम्बल में पढ़ा, 14 से 18 जब आप पढ़ेंगे तो आपको और कंक्रीट के तरीके से समझ में आएगा। कंक्रीट तरीके से मतलब सॉलिड तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आपको पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। प्रियम्बल से आपने विजन तो सीख लिया कि हमारा सोच क्या है। फिर जब आप फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्ड प्रोटेक्शन के बारे में पता पड़ जाएगा कि मैं इस देश में क्या क्या कर सकता हूँ और कैसे बच सकता हूँ, ठीक है। तभी ना मैं बोलता हूँ, जितने नेता हैं जो बोलते हैं मैं इनके लिए करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई पहले तुम उनको फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, मौलिक अधिकार पढ़ाओ। उनके लिए लड़ने का ढोंग मत करो इंस्टाग्राम पे क्लाउड चेज करने के लिए और लाइक चेज करने के लिए, ठीक है। अब क्या प्रियम्बल प्रस्तावना न्यायालय में लागू कर सकते हैं? अब हम प्रियम्बल की लीगल नेचर की बात करेंगे, विधिक प्रकृति पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है, कोई भी कोर्ट, और कहता है प्रियम्बल मुझे जस्टिस देती है, प्रियम्बल मुझे लिबर्टी देती है, जज साहब कानून की किताब फाड़ दीजिए, तो इसलिए केवल प्रियम्बल के आधार पर मुझे नौकरी दे दो। भाई, मेरे बाजू में पनवड़िया का बेटा है, उसका बीपीएससी में एसडीएम का रैंक लग गया। अब प्रियम्बल मुझे जस्टिस दिलाएगी कि मुझे भी एसडीएम का रैंक चाहिए। आप ऐसा कोर्ट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जाएंगे तो जज मारेगा ताड़ ताड़ वहीं पे, क्योंकि कोर्ट केवल प्रियम्बल के आधार पर आपको आप ये ले जाके नहीं बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल
नॉन जस्टिसिएबल है भैया। इसका मतलब क्या? इसे स्वतंत्र रूप से कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, लागू जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। अब जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसा अधिकार या प्रावधान जिसे न्यायालय में लागू कराया जा सके, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। तो प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप में ये इंडिपेंडेंट इन्फोर्सेबल राइट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र रूप से आप इसको लागू नहीं करवा सकते हैं जबरदस्ती कोर्ट में, ठीक है। लेकिन अब दूसरा हिस्सा, क्या प्रियम्बल फिर बेकार हो गया भैया? फिर तो प्रियम्बल का फायदा क्या हुआ? ऐसा नहीं है भाई। इंटीप्रिटेटिव इंटरप्रिटेटिव एड, यानी कि देखो, इंटरप्रिटेटिव का मतलब है व्याख्या से संबंधित, ठीक है, व्याख्या में सहायक, व्याख्या से संबंधित। एड का मतलब है सहायता, ठीक है। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का मीनिंग अनक्लियर हो, आपको कोई प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रियम्बल कोर्ट जा सकते हैं। प्रियम्बल कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी देता है, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव समझाने में मदद करता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा भैया, लागू करवा सकता हूं, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल करेगा, ठीक है। आपको कुछ समझना है, हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम प्रियम्बल की जुडिशरी की जर्नी यानी कि न्यायिक यात्रा शुरू करते हैं। जुडिशियल का मतलब क्या? न्यायालय से संबंधित, यानी कि एक एक केस करके मैं आपको समझाऊंगा। आज हम जानते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का विचार शुरुआत में ऐसा नहीं था। 1960 में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया था, बेरूबारी संघ मामला, बेरूबारी यूनियन केस। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू लिया, व्यू का मतलब दृष्टिकोण, ठीक है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा, ठीक है, हिस्सा नहीं है। यानी उस समय जुडिशियल पोजीशन ये थी कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब इसे बहुत सिंपल टाइमलाइन की तरह याद करो। 1960 में आया बेरूबरी केस, जिस समय बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, रुको पानी पी रहा हूं। ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये है, ये फाइनल पोजीशन नहीं थी, क्योंकि 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दोबारा दिया और प्रियम्बल की जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेटस थी वो बदल गई। यही कारण है कि केसेस को अलग अलग फैक्ट की तरह मत पढ़ो, एक कहानी की तरह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पहले कोर्ट में 1960 में बोल दिया बेरूबारी केस में कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। फिर बाद में क्या कहा ये सुनिए। केशव नंदा भारती केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबसे फेमस केस माना जाता है ये, ठीक है। मेरा एक भाई है छोटा, वो एडवोकेट है, उसने मुझे ये चीज़ें पढ़ाई थी तो आसानी से मुझे समझ आ गया था। अब मैं समझाऊंगा, समझ आ जाएगा, टेंशन मत ले। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, इस केस ने प्रियम्बल को लेकर बेरूबारी की जो पोजीशन थी वो चेंज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल जो है वो भारत का एक बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अब ये बहुत बड़ा चेंज था, ये हुआ 1300 बाद 1973 में, ठीक है। लेकिन यही केस एक और कारण से ऐतिहासिक है। यहां एक शब्द याद रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, ठीक है। संविधान की मूल संरचना का जो वो है ना सिद्धांत, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। सिंपल भाषा में पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो ला सकती है, अमेंडमेंट ला सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक आइडेंटिटी है, डॉक्ट्रिन है, मूल पहचान है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आपने बदलाव ले आया कि भाई आज से कोई आदमी नहीं बोलेगा, तो ये तो भाई आपने प्रियम्बल का जो मूल वो था, पहचान था, उसको बदल दिया, नष्ट कर दिया। अब प्रियम्बल क्यों इंपॉर्टेंट हो गई ये सुनिए। क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज दिखाई देती हैं, बुनियादी वैल्यू जो थी वो दिखाई देती है। क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? हमारा देश सोवरीन है, डेमोक्रेसी दिखाई देता है, जस्टिस दिखाई देता है, लिबर्टी दिखाई देता है, इक्वालिटी दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोर्ट ने बोला कि, कोर्ट ने व्याख्या करते समय बोला कि प्रियम्बल की आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो केशवानंदा भारती केस के लिए 3 चीज़ों से जोड़िए। सबसे पहला तो डेट लिखिए, 13 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का हिस्सा बन गया। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना आप तोड़ नहीं सकते।
और डॉक्ट्रीन का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। आप प्रियम्बल का यूज कर सकते हैं चेंज लाने के लिए, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब आइए, क्या प्रियम्बल प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? अब अगला सवाल लॉजिकल सवाल है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हिस्सा है भैया, तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? प्रूफ का प्रमाण पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। आर्टिकल नहीं, 42nd अमेंडमेंट 1976, उस समय प्रियम्बल में चेंज हुआ। लेकिन अगर प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकती तो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वाला चेंज कैसे आता? ठीक है, आया ना 42nd संशोधन से। इसलिए आंसर क्लियर रखिए, पार्लियामेंट कैन बी अमेंडेड, पार्लियामेंट में चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल नंबर 368, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, बस एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अनुच्छेद 368, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा प्रोविजन है, आगे ही पढ़ेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीमा है। पार्लियामेंट जो है वो अमेंड तो कर सकती है, संशोधन ला सकती है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन यानी कि मूल संरचना की सिद्धांत वो तोड़ नहीं सकते हैं। जैसा प्रियम्बल है वैसा ही आप रखिए। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आते हैं तीसरा केस, एसआर बोमाई केस 1994। इस केस को खास तौर पर सेक्युलरिज्म से जोड़ा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर माना। पंथ निरपेक्षता, ठीक है, सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्ष और सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्षता। आपको पता है मैं बार बार हिंदी में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं हिंदी सीख रहा हूँ। अब मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये फीचर है, एक खास मतलब मूल विशेषता है हमारे प्रियम्बल की। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझिए। कंसेप्ट क्या है? प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड कब आया? आपको पता है 42nd अमेंडमेंट 1976। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 1946 के पहले इंडिया में सेक्युलर, इंडिया के लोग सेक्युलर नहीं थे? ये गलत है, क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी, जातिवाद ना होना, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से ही मौजूद था। तो डिफरेंस का, बस डिफरेंस ये समझिए कि सिर्फ सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था, बाकी ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही फॉलो करते थे। ठीक है, शब्द बाद में जोड़ा गया, लेकिन प्रिंसिपल्स जो थे, सिद्धांत तो जो वो पहले से मौजूद थे। ठीक है, अब एसआर बोमाई केस में सेक्युलरिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत और महत्व समझाई। ठीक है, इसने बोला कि भाई सेक्युलर होना है हमारा देश, जोड़ा गया, रीइंफोर्स किया, मौजूद किया गया, और उसने बोला कि सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्षता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, विशेषता है। ठीक है, और प्रियम्बल इस वैल्यू को क्लियरली दिखाती भी है। ठीक, अब मेरी बात आप समझिए। एग्जाम ट्रैप में आपको समझाता हूँ। एक बहुत बार, कई बार पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है? सोल ऑफ द प्रियम्बल, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो आप लिखेंगे संविधान की आत्मा प्रियम्बल है। अब मेरी बात समझिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर ने कहा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ट्रैप कई बार यही आता है कि प्रियम्बल और आर्टिकल 32 को मिक्स मत करना। सिंपल मेमोरी याद रखिए कि प्रियम्बल जो है वो सोल है, आत्मा है, और ये जो है दिल, धड़कन, जिगर, जो बोल लीजिए। ठीक है, जब क्वेश्चन में अंबेडकर जी का नाम आए तो तुरंत आर्टिकल नंबर 32 आपको टिक करना है। क्लियर है मेरी बात? के एम मुंशी, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये किताब में नहीं है पर आपको समझा देता हूँ। फेमस एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? फेमस एसोसिएशन, सुनिए, एसोसिएशन का मतलब किसी व्यक्ति को किसी विशेष कथन से जोड़ना। तो के एम मुंशी जो थे, प्रियम्बल को उन्होंने कहा था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक जन्म कुंडली। ठीक है, अब इसे रटने के बजाय समझो, हॉरोस्कोप यानी जन्म कुंडली, ब्रॉडली किसी व्यक्ति के भविष्य की दिशा बताने वाला एक सिंबॉलिक आइडिया, यानी
प्रतीकात्मक आइडिया, ठीक है। उसी तरीके से प्रियम्बल देखकर हमें इंडियन स्टेट की पॉलिटिकल डायरेक्शन, दिशा दिखाई देती है, ठीक है। इंडिया कैसा होगा? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सिटीजन्स को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर बताता है, ठीक है। इसी एनालॉजी में के एम मुंशी ने इसे ये बात बोली थी, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो ये किताब जब आप पढ़ेंगे एक पॉलिटी की, उसमें ये बात लिखा है, और यूपीएससी में ये सवाल आया भी है कई बार। और दूसरी चीज़, जब आप मेंस में लिखेंगे कि मान लीजिए प्रियम्बल के बारे में कोई सवाल आएगा, तो आप लिखेंगे के एम मुंशी जी ने ये बात कही थी कि प्रियम्बल हमारे देश का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, तो इस पे आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं तो, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने प्रियम्बल को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी कहा था, ठीक है। उन्होंने ये बात कही थी, यूपीएससी में ये बार पीवाईक्यू में कई बार ये सवाल आए हैं, इसलिए आप ऐसा याद रखिए कि प्राइमरी सोर्स सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट फ्रेज जो है ना, सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ये बहुत जगह नहीं भी आपको मिलेगा, साफ साफ नहीं मिलेगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स, मूल स्रोत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, यानी एग्जाम ओरिएंटेड एसोसिएशन के रूप में, ठीक है। तो ये अप्रोच इसलिए मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोचिंग फैक्ट आपको नहीं देता है, ठीक है। फैक्ट रटवा दूंगा, पगला जाओगे फैक्ट पढ़ते पढ़ते। तो ओरिजिनल सोर्स फैक्ट हमेशा एक ही क्वालिटी का नहीं होता, कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो हम एग्ज़ाम में जो एक्सेप्टेड आंसर है उसको जानेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यही आपके सही प्रिपरेशन रहेगी तो इस चीज़ के लिए, ठीक। क्लियर है मेरी बात? अब आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी तक। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पूरी प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता से शुरू होती है, हम भारत के लोग। उसके बाद हमने पढ़ा SSDR, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हमारा गोल क्या है, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्र, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, गरिमा, एकता, अखंडता, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप जाइए, क्या करेंगे आपको पता है? आप जाइए, घटना चक्र है आपके पास तो घटना चक्र उठाइए, उसका PDF उठाओ, प्रियम्बल चैप्टर खोलो, और पहले एक बार नोट्स बना लो। मैं नोट्स भेज देता हूँ तुम्हें टेलीग्राम पे, नोट्स बना लो और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद सारे सवाल आप लगा लीजिए, कुछ 50-52 सवाल होंगे, लगाओ, देखो कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। नहीं बने एक दो तो वापस कंसेप्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। A to Z हमारा पूरा प्रियम्बल खत्म हो गया। इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और लिख लिख के भी पढ़ाता हूँ, PPT से भी पढ़ाता हूँ। आज बस डेमो था तो PPT बना के पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मुझे, आप सभी आए मुझसे पढ़ने। वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, तो आपको समझ आ गया होगा, लाइक कर देना, क्लियर है। और जो बच्चे, देखो, जो जिन्हें समझ पढ़ना नहीं होगा ना, वो रोते ही रहेंगे। भैया इंग्लिश है, हिंदी है, दोनों को बैलेंस में लेके चला है मैंने। इतनी भी इंग्लिश अगर आपको नहीं आती या इतना भी हिंदी नहीं आता, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी सच में छोड़ दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे भाई। आप इंटरव्यू राउंड, मेंस राउंड आप नहीं क्लियर कर पाएंगे अगर आप प्रीलिम्स कर भी लेते हैं तो, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हिंदी भी सीखो, इंग्लिश भी सीखो। मैं इसीलिए हिंदी भी सीख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आप सभी का दिन, सोच, विचार मंगलमय शुभ रहे। मैं हूँ आपका मेंटर अर्जुन सिंह। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।